अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। परेशान मखलूक, पैनिक सिचुएशन की शिकार मखलूक और किसी हद तक बेसब्री मखलूक। आज अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए तो मैंने सोर्स आप लोगों के साथ शेयर किया था। एक और सोर्स है हमारे पास, एक और पोर्शन का, और वो कौन सा है? पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ज़रा कमेंट्स में बता दें कि आवाज़ आ रही है या नहीं आप लोगों को। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो आज हमने एस्से के बारे में ही बात करनी है, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ शेयर कर दूं रिलेटेड टू पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, पहले भी मैंने आपको कहा था कि जब हम बात करते हैं ना स्मार्ट वर्क के बारे में, तो उसमें हम पता लगाते हैं कि एग्जामिनर ईडियम्स कहाँ से दे रहा है और उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, या पेयर ऑफ वर्ड्स कहाँ से दे रहा है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कहाँ से दे रहा है। तो ये चीज़ आप ज़रा ध्यान में रखें। पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए आपने ये देखना है कि ये पिछले कुछ महीनों में, बल्कि हम यूँ कह लेंगे कि इसी 2025 में जो डिफरेंट पेपर्स हुए हैं, ठीक है, उसमें आप देख लें कि पेयर ऑफ वर्ड्स कहाँ से दिए हैं, या ईडियम्स हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। अब पेयर ऑफ वर्ड्स से रिलेटेड मैंने जितनी भी स्टडी की है, ठीक है, उससे इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूँ कि एग्ज़ामिनर के पेयर ऑफ वर्ड्स का एक मेजर सोर्स पास्ट पेपर्स है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, वो पास्ट पेपर्स से आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दे रहा होता है। तो फिर आप कहेंगे कि सर पास्ट पेपर से आपका इशारा किसकी तरफ है? तो पास्ट पेपर से मेरा इशारा CSS के पास्ट पेपर से, राइट। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइल शेयर करूंगा, ठीक है, और आपने उस फाइल को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी फाइल है कि जब मैंने थोड़ा सा उसको क्रॉस चेक किया तो मुझे आइडिया हुआ कि एग्ज़ामिनर जो है वो अगर आपको 7 ईडियम्स दे रहा है तो उनमें से 5 या 6 ईडियम्स वो आपको पास्ट पेपर्स में से दे रहा है, राइट। तो ये ध्यान में रखें कि पेयर ऑफ वर्ड्स से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल इस क्लास के बाद इंशाल्लाह शेयर करूंगा, और उससे ये होगा कि आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। उसके अलावा मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करा दूं कि पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन तीनों से रिलेटेड मैं आपके साथ डिफरेंट टेस्ट्स शेयर करूंगा, ठीक है। आपने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अगले दिन ही मैं आपके साथ उसका जो सॉल्यूशन है वो भी शेयर कर लिया करूँगा, राइट। तो पेयर ऑफ वर्ड से रिलेटेड ये एक अच्छी चीज़ मुझे मिली, थोड़ी सी मैंने रिसर्च इस पर ज़्यादा की तो पहुंच गए एग्ज़ामिनर तक कि एग्ज़ामिनर कहाँ से पेयर ऑफ वर्ड्स दे रहा है।
इसी तरह ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी मैं थोड़ा सा काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ामिनर तक पहुँच सके, राइट। अब आते हैं ज़रा एस्से राइटिंग से रिलेटेड। अब मुझे ये बताएं कि एस्से राइटिंग से रिलेटेड क्या हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि एस्से के 3 पार्ट्स हैं, एक विल वाला है, एक एम वाला है, एक वॉज वाला है। सिर्फ मुझे कमेंट्स में बता दें कि हमारा ये लेक्चर हो चुका है या नहीं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एस्से जो है वो एक बर्गर की तरह होता है, राइट। या फिर एस्से से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि इट इज़ लाइक अ बलून, चलिए ठीक है, ये अच्छा हुआ कि मैंने पूछ लिया, अदरवाइज वो दोबारा से रिवाइज ही हो जाता। चलिए अब ये चीज़ ज़रा बताएं कि क्या हमने आउटलाइन के बारे में डिस्कस किया कि ये नहीं, कि आउटलाइन देनी है नहीं देनी है, या आउटलाइन का क्या रोल है, रोल ऑफ एन आउटलाइन, वो डिस्कस किया। अच्छा, आउटलाइन भी डिस्कस हो चुका है। चलिए ठीक है। अच्छा चलिए ये बता दें, आउटलाइन से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या चीज़ करनी है। क्या हमने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन ये डिस्कस किया था? चलिए ठीक है। अब देखिए, अब आज ही मुझे एक स्टूडेंट मिला, ठीक है, तो उससे मैंने पूछा कि आपके स्पेशल सीएसएस के रिज़ल्ट का क्या हुआ। तो उसने कहा कि सर मेरे बाकी सारे पेपर्स पास थे, सिर्फ मेरा एक पेपर रह गया था। कौन सा पेपर? एस्से का पेपर, ठीक है। हाँ यस सनावला, आई रिमेंबर कि इसको थोड़ा सा डिटेल से देखना है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा आपका एस्से का पेपर क्यों रह गया, आपने उसमें क्या गलती की थी, ठीक है। अब देखें, ज़रा गौर से सुने। एस्से के पेपर में उस बेचारे से ये गलती हो गई थी कि उसने एक एस्से अटेम्प्ट करना शुरू किया और एस्से अटेम्प्ट करते हुए तकरीबन कोई 1 या 1.5 घंटे बाद उसने कहा कि मुझे आइडिया हुआ कि अब इसके बाद मेरे पास पॉइंट्स ख़त्म हो गए हैं। तो वो कह रहे कि मैंने क्या किया, मैंने वो एस्से क्रॉस करके फिर एक और एस्से लिखना शुरू किया। उसने कहा कि सर मेरे पास कोई 1-1.5 घंटा बचा था, तो मैं मुश्किल से ही 1000 to 1200 वर्ड्स लिख पाया था कि टाइम ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पर गलती उससे क्या हुई है? गलती उससे ये हुई है कि उसने अटेम्प्ट करना शुरू किया एस्से, और बीच पे जब वो पहुँचा तो उसे पता चला कि वो उस एस्से के बारे में मज़ीद नहीं लिख पा रहा। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ स्पेशली एस्से से रिलेटेड। देखें, अब सपोज़ आपको अगर 5 टॉपिक्स दिए हैं, राइट, आई रिपीट, आपको उसने 5 टॉपिक्स दिए हैं। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2,
टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4 एंड टॉपिक नंबर 5। अब जब आप इनको पढ़ेंगे ना, आप पहले टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरह होगा। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जब आपने टॉपिक नंबर 1 पढ़ा उस वक्त आपकी कंसंट्रेशन कितने परसेंट थी? 100% थी, राइट। फिर जब आपने टॉपिक नंबर 2 पढ़ा तो आपकी कंसंट्रेशन अब 2 टॉपिक्स के बीच में डिवाइड हो गई, यानी सेकंड टॉपिक को कितनी अटेंशन मिल सकी? 50%। जब आप थर्ड टॉपिक की तरफ आए, आपकी अटेंशन 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, यानी आप इसको कितनी अटेंशन दे सके, फोकस दे सके? 33%, राइट। फिर जब आप फोर्थ टॉपिक पर आए तो आपकी कंसंट्रेशन 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो आपके पास इसके लिए कितने परसेंट रह गया? 25% फोकस रह गया। और जब आप फिफ्थ टॉपिक पे आए तो आपकी कंसंट्रेशन 5 हिस्सों में डिवाइड हो गई, यानी आपने टॉपिक नंबर 5 को सिर्फ 20% कंसंट्रेशन दी, राइट। अब सुने, अब आपने करना क्या है, एक दफ़ा आपने टॉपिक्स पढ़ लिए 1 से लेकर 5 तक, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने एक दफ़ा टॉपिक पढ़ने हैं 5 से लेकर 1 तक, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप टॉपिक नंबर 5 को पढ़ेंगे ना, ये आपका पहला टॉपिक बन जाएगा, यानी इसको 100% मिल जाएगी क्या? फोकस। फिर इस तरह 4 को उससे कम, 3 को उससे कम, 2 को उससे कम, 1 को उससे कम। तो फिर आप देखेंगे कि जब आप एक दफ़ा असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे, तो 1 से लेकर 5 तक टॉपिक हर किसी को इक्वल फोकस मिल जाएगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जब आप 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं तो आपको कोई शायद 2 टॉपिक्स, राइट, आपको कोई 2 टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे कि जो आपको लगेगा कि मुझे आते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब आप इसे 5 से लेकर 1 तक पढ़ेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपको 2 से ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर ये तीसरा टॉपिक जो 5 से लेकर 1 तक पढ़ते हुए हमें मिला, ये पहले क्यों नज़र नहीं आया? वो इसलिए क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे आते जा रहे थे, आपका फोकस जो है वो डिवाइड होता जा रहा था। अब टॉपिक नंबर 1 पर आपको मोस्ट फोकस हुआ और टॉपिक नंबर 5 पर लीस्ट फोकस हुआ। तो इसलिए जब आप 5 से 1 तक जाएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि आपको शायद 2 नहीं बल्कि 3 टॉपिक्स आते। तो आप यूँ समझ लें कि आपको टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 4 आपको आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी डाउट में होते हैं, सपोज वो टॉपिक नंबर 1 को उठाकर लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एकदम से टॉपिक पर लिखना शुरू नहीं करना। देखिए, आपने सपोज टॉपिक नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 2 है और टॉपिक नंबर 4 है। आपने हर टॉपिक को कम से कम 1 से 2 मिनट्स देने हैं। क्या करना है? 1 से 2 मिनट्स देने हैं, ठीक है। अब ये 1 से 2 मिनट्स में आपने क्या करना है, आप देख लें कि भाई टॉपिक नंबर 1 मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, चलते चलते क्या मैं एंड तक पहुँच पा रहा हूँ या नहीं। अगर आपको लगे कि आप ठीक चल रहे थे लेकिन यहाँ पर आकर आप रुक गए, आगे रास्ता ब्लॉक है, तो आप इसको रहने दें।
फिर आप टॉपिक नंबर 2 की तरफ जाएं और टॉपिक नंबर 2 को 1-2 मिनट में ज़रा एनालाइज करें रफली कि क्या टॉपिक नंबर 2 जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप एंड तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, या फिर चलते चलते बीच में ही कहीं आप स्टक हो जाते। टॉपिक नंबर 4 को उठाएं और इसी तरह देखें कि क्या आप एंड तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। अब देखें, मैं उसी स्टूडेंट का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब वो बेचारा इस वक्त स्पेशल सीएसएस पास करके वो इस वक्त वो सीएसपी होता, लेकिन उसने गलती क्या की, बजाय इसके कि वो शुरू के कोई सीएसएस में, चूंकि एक ऐसे अटेम्प्ट करना होता है 10 से 15 मिनट वो इस चीज़ पर लगा देता कि मैं इस टॉपिक को आखिर तक ले जा सकता हूँ या नहीं। अब सपोज देखिए, हम जब कभी मोटर बाइक पर जाते हैं, ठीक है, या फिर जब हम जाते हैं कार में। अब सपोज मैं घर से निकलूँगा कार में, तो मेरे माइंड में एक रफ सा स्केच बन जाएगा कि अच्छा मैं घर से निकलूँगा, फलां गली से जाऊँगा, फलां रोड से जाऊँगा, फलां रोड से जाऊँगा, तो ऐसे ऐसे चलते चलते मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप कहते हैं ठीक है भाई, मैं अपने घर से निकला, फलां गली से निकला, फलां रोड तक पहुंचा, नहीं, मैं उस रोड से नहीं जाऊंगा। क्यों? उस रोड पे सपोज ग्रामर स्कूल आता है और ग्रामर स्कूल के सामने इतने बजे इतना रश होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस रूट के बजाय मैं किसी दूसरे रूट से जाऊंगा। तो आप पहले से ये सोच लेते हैं कि आप किस रूट से जाकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। देखिए, अगर आप सोचेंगे नहीं ना 1-2 मिनट के लिए हर टॉपिक के लिए, आप घर से रवाना हुए, ठीक है, तो हुमा खान बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रखना है। आप घर से रवाना हुए, आप पहुँचे ये जीपीओ चौक पे, थोड़ा सा जब आप आगे गए तो ग्रामर स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और ये पूरा गाड़ियों से ये रोड ब्लॉक था। अब रोड पूरा ब्लॉक है। अब फिर आप कहेंगे कि अब मैं क्या करूं, वापस जाऊं, ठीक है, लेकिन आप वापस जाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होगी। या फिर आप किसी तरह बाइक मोड़ के किसी तरह आप जब पहुंचेंगे भी तो आपने जिस टाइम पर अपनी मंजिल पे पहुंचना था वहाँ पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, टाइम पहले ही अप हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट ये 1-2 मिनट जो है ना, वो समझते हैं कि शायद इससे हमारा टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। अब अरफीन, अब 2 टॉपिक्स होते हैं, 3 टॉपिक्स होते हैं, 4 टॉपिक्स होते हैं। मैं सिर्फ आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, आपने क्या करना है, आपने सपोज आपको ऐसा लगता है कि आपको 2 टॉपिक्स आते हैं 4 में से, ठीक है, आपने थोड़ी देर के लिए एक रफ का स्केच बना लेना है और आपने देखना है कि क्या मैं इस टॉपिक को आखिर तक पहुंचा पा रहा हूं या नहीं, ठीक है। तो अगर रफ स्केच आपको बता देता है तो आप वो ऐसे अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एक से ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं तो डायरेक्टली उस टॉपिक को लिखना ना शुरू करें, बल्कि उन 2 टॉपिक्स की जल्दी 1 मिनट में 2 मिनट में एक रफ सा स्केच बना लें और देख लें कि कौन सा टॉपिक आप आखिर तक ले जा सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे ठीक है सर, ये तो हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आउटलाइन के बारे में, ठीक है, और हम कहते हैं कि आउटलाइन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब सुने समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब पॉइंट ये है कि साइकोलॉजी में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन हर सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
एक को हम कहते हैं ऐसे लोग जो राइट ब्रेन्ड लोग होते हैं और एक लेफ्ट ब्रेन्ड लोग होते हैं। ये स्लीमान रफ स्केच बिल्कुल बनाने देते हैं। आप मुझे ज़रा ये बताएं कि ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन लोग कैसे होते हैं, कमेंट्स में ज़रा बताएं। अब देखिए, चलिए मैं बता देता हूँ, देखते जाएं। जब हम बात करते हैं ना वो लोग कि जो लेफ्ट ब्रेन होते हैं, राइट ब्रेन, ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट। ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है, राइट। यस नवाज खान, एज यूजुअल नवाज खान खुदेज़ई करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है, फातिमा भी। अच्छा, फिर जब हम लेफ्ट ब्रेन के बारे में बात करते हैं ना, ये लेफ्ट ब्रेन वाले ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये रिजिड होते हैं, ठीक है। और ये किस तरह होते हैं, इनकी बड़ी ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होती है, ठीक है। और ये एडजस्ट नहीं कर पाते। चलिए, ये लोग जो करेक्ट आंसर मुझे दे रहे हैं ना, मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये कहूँ कि लेफ्ट ब्रेन वाले, सॉरी लेफ्ट या राइट ब्रेन वालों में किस पोर्शन को मैं मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकता हूँ। यानी अगर मुझे लेफ्ट ब्रेन वालों के लिए कोई सब्जेक्ट डेडिकेट करना पड़े तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा। अब देखिए, ये लेफ्ट ब्रेन वाले जो हैं, ये कौन से सब्जेक्ट वाले हैं, ये मैथ्स वाले, राइट, एग्जैक्टली। लेफ्ट ब्रेन वाले मैथ्स वाले, और राइट ब्रेन वाले आप इनको कह दें कि ये कौन से लोग हैं, ये लिटरेचर वाले लोग हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हम टॉपिक को किस तरफ ले जा रहे हैं। चलिए, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक बंदे के पास 20,000 का बजट है, राइट। उसने ईद की शॉपिंग करनी है, राइट। अब ईद की शॉपिंग के लिए उसने ये कहा है कि सूट के लिए 5,000, शूज़ के लिए 5,000 और वेस्ट कोट के लिए 5,000 और परफ्यूम के लिए 5,000, ठीक है। यानी उसने
20,000 को कुछ इस तरह से डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि लेफ्ट ब्रेन वाले इस चीज़ को कैसे फॉलो करेंगे। अब एक लेफ्ट ब्रेन वाले ने 20,000 का ये हिसाब लगाया है, वो किसी जूतों वाली शॉप में दाखिल होगा, वो देखेगा कि यार उसे बहुत ही अच्छे जूते नज़र आए। जब वो उसने चेक किए तो उसे पसंद भी आए, डिज़ाइन भी अच्छा था, कंफर्टेबल भी थे, ठीक है। लेकिन जब उसने उसकी प्राइस देखी तो उसकी प्राइस थी सपोज 5,500। अब ये लेफ्ट ब्रेन वाला क्या करेगा, वो चूंकि अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, रिजिड है, अब उसे ये जूता बेशक जितना भी ज़्यादा पसंद आया हो, वो ये कहेगा कि यार नहीं, जूते के लिए मैंने बजट रखा हुआ था 5,000, इसकी कीमत है 5,500, तो मैं ये जूता कैंसिल कर देता हूँ। हालांकि वो जूता उसे पसंद बहुत आया, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था, वो कंफर्टेबल भी था, लेकिन इसने चूंकि फैसला किया हुआ है कि नहीं, बस जिसके लिए जितना बजट रखा है उतना ही, तो अब ये बेचारा क्या करेगा, ये जाएगा और पहले प्राइस देखेगा कि 5,000 का जूता कौन सा है। यानी इसमें इतनी रिजिडिटी थी, ये इतना रिजिड था कि इसने अपनी चॉइस और कंफर्ट को कुर्बान कर दिया, साइड पे रख दी। ये किसका हाल है, ये है लेफ्ट ब्रेन लोगों का हाल। तो फिर आप कहेंगे सर ये राइट ब्रेन वाले क्या करेंगे। अब सुने, राइट ब्रेन वाले जब जाएंगे, ठीक है, अब उसने देखा कि भाई यार एक जूता मुझे पसंद आया 5,500 का, तो अब वो ये कहेगा कि यार मुझे जूता भी पसंद आया, डिज़ाइन भी अच्छा है, कंफर्टेबल भी है, तो वो कहेगा यार बस ये जूता मैं ख़रीद रहा हूँ। अब उसके जहन में ये चीज़ आएगी कि यार ये अलॉटेड बजट से 500 एक्सीड कर रहा है, तो वो कहेगा कोई मसला नहीं है, मैं किसी और आइटम में ये 500 एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन मैं रिजिडिटी से काम नहीं लूँगा। मेरी नेचर में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए बेशक मैं 500 यहाँ जूते के लिए एक्स्ट्रा दे दूँ, मैं 500 जो है या तो सूट में या वेस्ट कोट में या परफ्यूम में कहीं पर मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि राइट ब्रेन वाले जो हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए गुंजाइश ज़रूर रखते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि सर चलिए तो हमें समझ आ गया, अब ये बताएं कि इसका आउटलाइन के साथ क्या लेना देना है। अब देखिए, बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनते जाएं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नीट पोर्शन में, ठीक है, आने से पहले वो रफ पार्ट में एक रफ आउटलाइन वो बना लेते हैं, ठीक है, वो आउटलाइन फाइनल करके फिर उसे नीट पोर्शन में लिख देते हैं और उसके बाद उस आउटलाइन को फॉलो करते हुए वो वो एसे लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब आउटलाइन तो वो नीट दे चुके हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एसे भी स्टार्ट किया है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि पॉइंट्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपको एक एक्सपीरियंस होगा, कैसा एक्सपीरियंस, सुने। एसे अटेम्प्ट करते हुए आप एक पॉइंट लिख रहे हैं, तो आपको वो पॉइंट लिखते हुए जहन में कोई नया पॉइंट आ जाएगा। जो पॉइंट्स आपने आउटलाइन में लिखे हुए हैं
उनसे कोई ज़्यादा अच्छा पॉइंट जहन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट ब्रेन है, आपने आउटलाइन पहले ही नीट करके लिख ली है, तो आप फंस जाएंगे। आपके पास जितना भी अच्छा पॉइंट होगा, आप दो काम कर सकते हैं। नंबर 1, या तो उस अच्छे पॉइंट की कुर्बानी दे दें। नंबर 2, वहीं पर ऐसे कटिंग करके एक पॉइंट सारा काट कर उसकी जगह वो वाला पॉइंट लिख लें जो आपके दिमाग में आया है। ठीक है, अब दोनों सूरतों में गलत ही होगा। ठीक है, अगर आप कोई बहुत अच्छा पॉइंट स्किप करते हैं वो भी गलत है, और अगर आप नीट पोर्शन में कटिंग करके उसकी जगह कुछ और लिख रहे हैं तो उससे भी अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। ठीक है, यस वजीरा, बिल्कुल। अब राइट ब्रेन वाले क्या करेंगे, सुने गौर से। देखिए, उन्होंने एंड में एक रफ आउटलाइन बनाई है। ठीक है, नीट आउटलाइन के लिए आप यूँ समझ लें कि ऑलमोस्ट लगभग कोई 10 to 12 लाइंस वो ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, लाइन छोड़ के उसके बाद फिर यहाँ से वो ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। वो क्या करेंगे, उन्होंने जो रफ आउटलाइन लिखी हुई है उस रफ आउटलाइन को देखते देखते वो ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। अगर उनके जहन में कोई ज़्यादा अच्छा पॉइंट आ जाता है तो वो वहीं पर रफ आउटलाइन में ही उसे काट कर उसकी जगह वो ज़्यादा अच्छा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे लिखते हुए उन्होंने जब सारा ऐसे लिख लिया, अब ये जो ब्लैंक जगह छोड़ी हुई है इस पे उन्होंने वो एंड में जो एक रफ आउटलाइन लिखी थी और जिस रफ आउटलाइन में उन्होंने कटिंग की है, उस कटिंग वाले आउटलाइन को उन्होंने नीट करके इस ब्लैंक वाली जगह में लिख लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रा जहन में रखें कि आपने अप्रोच रखनी है कौन सी, राइट ब्रेन वाली अप्रोच। आपने फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। आपने आउटलाइन नीट करके शुरू में नहीं लिखनी, रफ आउटलाइन लिखें, उसको देखते देखते आप अपना एसे फॉलो करें। जब आप एसे की तरफ आएंगे, कोई नया पॉइंट आया उसको रफ आउटलाइन में इंक्लूड कर दें, एसे कंप्लीट हो जाए। उसी रफ आउटलाइन जिसमें आपने कटिंग की है उसे आप क्लियरली नीट वाले पोर्शन में जो आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है आप उसे वहाँ पे लिख लें। तो बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन? इज दिस क्लियर? हाँ, अब एक और चीज़ मैं मज़े की आपको बताता हूँ। अब देखिए, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक दफ़ा मैं एग्जामिनर्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। ठीक है, अब रिपोर्ट में उसने क्या किया हुआ था, एग्जामिनर ने मुख्तलिफ गिले शिकवे किए हुए थे। ठीक है, उससे पूछा गया था एग्जामिनर से कि भाई यार आपको मसला क्या है कि आप इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को फेल कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स को पास कर रहे हैं, तो आप ज़रा हमें अपना मसला बताएं ताकि हम स्टूडेंट्स को कहें कि भाई यार एग्ज़ामिनर को इन इन चीज़ों से मसला है, ताकि वो आपका गिला शिकवा दूर कर सकें। तो एग्ज़ामिनर ने अपने जो गिले शिकवे सुनाए उसमें एक शिकवा ये भी था, मैं लिख देता हूँ। देखिए, उसने कहा था कि एलेबोरेट each and every
point mentioned in the outline, राइट। अब एग्जामिनर ये गिला कर रहा था कि भाई आपने आउटलाइन में जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आपने हर एक पॉइंट को एलेबोरेट करना है, ठीक है। फिर आप कहेंगे कैसे? सपोज एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपने डिस्कस करना है क्या, सोशल प्लस इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज faced by women in a Pakistani society, राइट। चलिए, उसने ये टॉपिक आपको दिया है। अब लाजमी बात है कि ये बड़ा ही जर्नल टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है। तकरीबन सबको पता है कि भाई एक फीमेल को पाकिस्तानी सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक किन इनसिक्योरिटीज़ का सामना करना पड़ता है। तो आपने यूँ किया, आपने इसकी आउटलाइन बनाई और आउटलाइन में आपने जो इनसिक्योरिटीज़ मेंशन की वो तकरीबन कितनी 12 थी, ठीक है। जज्बात में थे, पॉइंट्स आपके पास ज़्यादा थे, आपने 12 इनसिक्योरिटीज़ मेंशन कर दी। देखिए, अब जब आपने 12 इनसिक्योरिटीज़ मेंशन की हैं तो 12 पैराग्राफ सिर्फ इन इनसिक्योरिटीज़ पर होंगे, बाकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन छोड़कर सिर्फ 12 पैराग्राफ्स इन पे होंगे। अच्छा, आपने जब एस्से लिखना शुरू किया, राइट, इंट्रोडक्शन आपने लिखा, पहली इनसिक्योरिटी पे पहला पैराग्राफ, दूसरी पे दूसरा पैराग्राफ, आप कोई 6 इनसिक्योरिटीज़ तक पहुँचे तो आपको आइडिया हुआ कि यार मैंने बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। अभी अगर मैं 12 इनसिक्योरिटीज़ पर 12 पैराग्राफ्स लिखूंगा तो मैं सिर्फ ऐसे लिख लूँगा और टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप क्या करते हैं, 6 इनसिक्योरिटीज़ पे पैराग्राफ लिखे जबकि 6 को स्किप कर दिया, ठीक है। अब एग्जामिनर के सामने बॉडी पैराग्राफ्स कितने हैं? 6। आउटलाइन में आपने कितने बॉडी पैराग्राफ्स का वादा किया था? 12। इसका मतलब आपने आउटलाइन में दिए गए सारे पॉइंट्स को एलेबोरेट नहीं किया, ठीक है। आउटलाइन दरअसल क्या होता है? आउटलाइन दरअसल में आपका वादा है, किसके साथ? एग्जामिनर के साथ। आप एग्जामिनर से वादा करते हैं कि भाई यार ये मेरा वादा है कि मैं एस्से में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अब वादा आपने 12 चीज़ों का किया है और एस्से के बीच में आपको पता चला कि भाई वो वादा तो वफा नहीं हो सकेगा, मैं 12 के 12 पॉइंट्स नहीं बता सकता, तो 6 बता देता हूँ, 6 स्किप कर देता हूँ। इसीलिए एग्जामिनर ये गिला करता है कि भाई यार आउटलाइन में आपने जो पॉइंट्स बताए हुए थे आपने एस्से में वो सारे एलेबोरेट नहीं किए। तो एग्जामिनर आपको कहेगा कि भाई आप उतना ही खाएं जितना आप हजम कर सकते हैं, आप उतना ही वादा करें जितना आप पूरा कर सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि सर अब पॉइंट्स तो 12 लिख लिए थे, अगेन यहाँ पर आपने अप्रोच रखनी है किस चीज़ की? राइट ब्रेन की, राइट ब्रेन वाली आपने अप्रोच रखनी है। और आपने क्या करना है, नीट आउटलाइन के लिए जगह छोड़ देनी है। आपने रफ आउटलाइन को देखकर अटेम्प्ट करना है
आपको लगा कि भाई यार टाइम कम रह गया है, तो आप वही रफ में ही वो बाकी पॉइंट्स काट दें और वो रफ आउटलाइन आप उसको नीट करके उस ब्लैंक वाली जगह पे लिख लें। तो जब आप ये नीट करके लिखेंगे तो उसमें 12 पॉइंट्स नहीं होंगे, उसमें 6 पॉइंट्स होंगे। एग्जामिनर के साथ वादा जो है वो नीट आउटलाइन में होता है, वो उस रफ आउटलाइन में नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट ब्रेन वालों की तरह खुद को फंसाना नहीं है कि आपने आउटलाइन लिखी और फिर बाद में परेशान है कि भाई यार ये तो अभी मैंने कह दिया है, अभी टाइम भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो मैं यूं करता हूं कि 6 स्किप कर देता हूं। नहीं, इसमें इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अगर कोई कन्फ्यूजन है जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई क्वेश्चंस नहीं है। अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये एस्से के टॉपिक्स ज़रा बता दें, राइट? नहीं अक्सर तीसरी स्टेटमेंट आउटलाइन में नहीं लिखते। हाँ, अब देखिए आउटलाइन कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ज़रा अभी मैं आपको बता दूं कि ऐसे आपके किस किस तरह के आ सकते हैं। सुने गौर से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, एक कैटेगरी है एसेस की जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और जॉब किस डिपार्टमेंट की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की। शकूर साहब मैं सारे आपको डिटेल से बताऊंगा आउटलाइन के बारे में। सर एक दफ़ा मैं ये ऐसे का आपको बता दूँ। एक तो एजुकेशन से रिलेटेड, अच्छा एजुकेशन में फिर आ जाता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, उसमें आ जाता है टीचर, उसमें आ जाएगा स्टूडेंट, राइट, उसमें आ जाएगी ऑनलाइन एजुकेशन, उसमें आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिलेशन टू एजुकेशन। एक तो ये कैटेगरी है हमारे पास एससीज की। एक और कैटेगरी है जो है करंट इश्यूज से रिलेटेड, राइट, ये सुमा खान, उसमें हम इंक्लूड कर देते हैं सपोज एसएनसी को, सिंगल नेशनल करिकुलम। अच्छा, करंट इश्यूज में अब जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मैं अभी से आपको बता दूं, वो है बलूचिस्तान क्राइसिस के ऊपर। ठीक है, और बलूचिस्तान क्राइसिस में स्पेशली पूछा जा सकता है किस चीज़ के ऊपर, इंसर्जेंसी के ऊपर, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। ठीक है, अच्छा इंसर्जेंसी के ऊपर, उसमें फिर ये पूछ सकते हैं कि भाई जो सेपरेटिस्ट्स हैं, जो कहते हैं कि भाई यार हमें अलग कर दें, ठीक है, उनके क्या ग्रीवेंसेस हैं। ये मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, सपोज वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि सेपरेटिस्ट्स के क्या ग्रीवेंसेस हैं, यानी आप क्या कहते हैं कि ये लोग जो सेपरेटिज्म, सेपरेशन की जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग जिसको ये कह रहे हैं, ये क्यों ये कह रहे हैं। प्लस हो सकता है
आपसे ये पूछें कि अच्छा ये बताएं कि ये इंसर्जेंसी या इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को आप किस तरह से रोक सकते हैं, यानी हालात कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बलूचिस्तान क्राइसिस से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है इंसर्जेंसी पे, कि उसमें फिर दो चीज़ें, ग्रीवेंसेस क्या हैं या फिर आप इससे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ये करंट इश्यूज़ वगैरह। और मुझे नहीं लगता कि ये इंटरनेशनल अफेयर से, जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग, ठीक है, हाँ अभी मैं बताता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, अब वज़ीरा कह रही है कि सर अगर एग्ज़ामिनर ऑपोजिट में हुआ तो मुश्किल टॉपिक है। नहीं, मैं आपको बताऊँगी इसको हैंडल कैसे करना है। और तीसरी जो कैटेगरी है, देखें आप लाजमी बातें के पेडागोजी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो आप यूं समझिए कि पेडागोजी से रिलेटेड भी कोई ऐसे आ सकता है। राइट, आई रिपीट, आपको यूं लगेगा कि जैसे एग्जामिनर ने पेडागोजी का कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाकर आपको उस पर एसे लिखने को कह दिया है। तो इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहें कि हो सकता है वो आपको एक टॉपिक पेडागोजी के ही किसी पोर्शन से आपको दे दे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं। अब फिर स्टूडेंट्स आज क्लास में भी पूछे थे कि सर ये बलूचिस्तान क्राइसिस पे अगर हम लिखें, तो मैंने वहाँ पर एक मज़ाहिया बात की। मैंने कहा कि बलूचिस्तान क्राइसिस पे आप लिखें, लेकिन इसको बड़े टेक्निकल तरीके से अटेम्प्ट करें। फिर उसने कहा कैसे? मैंने कहा अगर आप डायरेक्टली क्रिटिसाइज करेंगे ना, क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट, ये सिक्योरिटी एजेंसीज और ये लोगों को उठा लेते हैं, तो मैंने उनको ये कहा कि अगर आप ये चीज़ें लिखेंगे ना पेपर में, तो रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन आप शायद घर ना आए। तो आप समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप पेपर दे देंगे, ठीक है, कुछ महीनों बाद रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आप घर नहीं आएंगे। तो फिर वो बेचारा डर भी गया। तो उसने कहा सर तो फिर क्या करें? तो अब सुने इसको हैंडल कैसे करना है। आप यूं समझ लें, सपोज मुझे लगता है, ठीक है, मैं ये सोचता हूं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, ठीक है, वो लोगों को फोर्सफुली क्या करते हैं, डिसअपियर कर देते हैं, मिसिंग बना देते हैं। सब थोड़ी देर के लिए मैं ये कहता हूं कि मैं ये सोचता हूं, ठीक है। अब सुने, मैं ये बात कहूँगा, लेकिन कैसे टेक्निकल तरीके से कहूँगा, ज़रा गौर से सुने। मैं ये कहूँगा कि द सेपरेटिस्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन, ठीक है, द सेपरेटिस्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन। आप यूं करें कि आप सारी बात सेपरेटिस्ट के ऊपर डाल दें। तो फिर आप ये कहें कि भी द सेपरेटिस्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट द हेट्रेड फॉर द स्टेट इन अ कॉमन बलोच is due to the fact that they believe that their people, especially the young ones, have been forcefully disappeared and they have gone missing. अब इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने अपनी बात भी कह दी, और मैंने क्या कहा कि भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये सेपरेटिस्ट ऐसा सोचते हैं, ठीक है। या फिर सपोज आप ये कह देते हैं कि यार बलूचिस्तान क्राइसिस का एक इशू ये भी है कि वहाँ पर जो
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, कभी भी आप ये कह सकते हैं कि भाई ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो सामने नहीं आते, ये मुझे और आपको पता है, ठीक है। और फिर मैं सपोज ये कहता हूँ कि वो क्या करते हैं कि हमारी जो सपोज इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या करती है, वो ऐसे लोगों को सामने ले आती है इलेक्शंस में कि जो हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते। अब सपोज थोड़ी देर के लिए मैं ये सोचता हूँ, लेकिन अब जब मैं ये बात लिखूंगा ना तो ये आप ऐसे ओपनली नहीं कहेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये कहूँगा कि सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी are of the opinion that the involvement of different law enforcement agencies and the establishment stop the inflow of real representatives during the elections। ठीक है, तो देखिए आप सच लिख लें, वजीरा मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप सच ना लिखें, आप सच लिख लें, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा स्पेस ज़रूर दे दें, ठीक है। और उसमें मैंने कहा ना, आप यूं कह सकते हैं कि देयर इज़ अ कॉमन परसेप्शन अमंग द जनरल मासेस हु बिलीव दैट, फिर उसके बाद आप वो बात कह दें जो आप कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये कहना है कि भाई यार लोगों में आम तौर पर ये तासुर पाया जाता है, या फिर आप कह दें कि भाई द सेपरेटिस्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन, वो ये राय रखते हैं। तो इस तरह आप बात कर भी जाएंगे और ख़ुद को सेफ भी आप कर लेंगे। तो एजुकेशन से रिलेटेड आपके टॉपिक्स, ऐसे जो करंट इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड, और तीसरा पेडागोजी से रिलेटेड, ठीक है। इस पर काफ़ी हद तक मैं काम कर चुका हूँ, कोई 70 to 80%। इंशाल्लाह 1-2 दिन में लिस्ट फाइनल करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, और आपको उस लिस्ट में ये तीनों चीज़ें नज़र आ जाएंगी, एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स, करंट इश्यूज से रिलेटेड और पेडागोजी से रिलेटेड। ये सर नवाज बिल्कुल इंशाल्लाह हमारे लेक्चर जो होंगे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे भी मैं आपको दे दूंगा, और उससे रिलेटेड फिर ये है कि मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग पे भी लेक्चर्स दे दूंगा, ताकि आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है। अब ये तो हमारा थोड़ा सा था किसी से रिलेटेड के आउटलाइन में स्टूडेंट्स कहाँ फंस जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं, उससे निकलने के लिए कौन सा तरीका है, लेफ़्ट ब्रेन वाला, राइट ब्रेन वाला, लेफ़्ट ब्रेन वाले क्या गलती करते हैं, राइट ब्रेन वालों को क्या एज हैं। फिर एग्ज़ामिनर का भी एक गिला मैंने आप लोगों तक पहुंचाया, उस गिलों को कैसे ख़त्म करना है वो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने राइट ब्रेन अप्रोच रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह थोड़ा सा टेक्निकली लेकर चलेंगे। हाँ देखिए सजाद, अब जब मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा ना, मतलब सपोज़ मैं यूँ कह देता हूँ कि कल मैं आपको एक ऐसे स्टार्ट कराता हूँ, और उसका स्टार्ट हम लेंगे किस चीज़ से, आउटलाइन से। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आउटलाइन कैसे देनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वही एक ऐसे मैं उसकी आउटलाइन भी बना कर दूंगा। फिर इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, मैं इंट्रोडक्शन भी लिख कर दूंगा। फिर बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, मैं बॉडी पैराग्राफ्स भी लिख कर दूंगा। फिर कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, फिर मैं कंक्लूजन भी लिख कर दूंगा। इस तरह आपके पास एक कंप्लीट एसे आ जाएगा, राइट। तो हाँ, अब
टॉपिक, चलिए मैं टॉपिक अभी से ही आपको बता देता हूँ, नोट कर लें। देखिए टॉपिक है हमारे पास इज द फ्यूचर ऑफ democracy dark in पाकिस्तान। ठीक है, इज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डार्क इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन डिस्कस करेंगे, आउटलाइन बनाएंगे, फिर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बॉडी पैराग्राफ, फिर कंक्लूजन, ताकि आपके सामने एक कंप्लीट टेम्पलेट आ जाए, आपको पता चले कि आपने कौन कौन सा पोर्शन कैसे कैसे लिखना है। अब मैं आप लोगों के साथ 2 फाइल्स शेयर करूंगा, ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वो यस वज़ीरा, मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह के टॉपिक्स को अवॉइड करना है। टॉपिक सिलेक्शन पर हम चलिए, सबसे पहले आउटलाइन की तरफ आने से पहले जब कल हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, आपने मुझे शुरू में ही बताना है कि सर आपने थोड़ा सा बताना है टॉपिक सिलेक्शन पर, ठीक है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप यूँ समझ लें कि एग्ज़ामिनर इस लिस्ट में से 7 में से कम 4 या 5 पेयर ऑफ वर्ड्स आपको देगा। तो आपने ये लिस्ट अच्छी तरह से तैयार करनी है, ठीक है। हाँ, उस लिस्ट का नाम क्या होगा? उस लिस्ट का नाम है द बेस्ट पेयर ऑफ वर्ड्स। वो अच्छी तरह से तैयार करनी है। और पेयर ऑफ वर्ड्स की जो मैं दूसरी लिस्ट शेयर करूँगा, उसे आपने सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपने इसको रखना है द बेस्ट पेयर ऑफ वर्ड्स। तो इसलिए जब कल हमारी क्लास स्टार्ट होगी, शुरू में आपने बताना है कि सर किस तरह के टॉपिक्स अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह के टॉपिक्स अवॉइड करने हैं, ठीक है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।